कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग के अंदर ना दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। हर रोज। एक है जो जानता है कि सुबह उठकर दौड़ना चाहिए, और दूसरा जो रजाई के अंदर से कहता है, अरे बाहर ठंड है, कल से चलेंगे। बिल्कुल। या फिर एक कहता है ये जरूरी प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, और दूसरा कहता है चलो पहले 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं। एग्जैक्टली। ये लड़ाई सिर्फ सुबह के अलार्म की नहीं है, ये तो दिन भर चलती रहती है। और ये कोई काल्पनिक लड़ाई नहीं है, इसके पीछे एक ठोस न्यूरोसाइंस है। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे इसी अंदरूनी खींचतान को एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से समझाते हैं। हाँ, और वो रूपक ये है कि हमारा मन असल में एक छोटे, जिद्दी और थोड़ा डरपोक बच्चे की तरफ व्यवहार करता है। और यही आज की हमारी बातचीत का मिशन है। हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम उसे समझेंगे। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा ये बच्चा है और कौन सा हिस्सा एक समझदार अभिभावक की भूमिका निभा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस बच्चे जैसे मन को डांट फटकार कर नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से कैसे संभाला जाए, ताकि हम वो काम कर सकें जो हम वाकई में करना चाहते हैं। तो चलिए इस संरचना को समझते हैं। ये जो बच्चे जैसा मन है ना, ये असल में हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम है। इसमें एमिगडेला जैसी चीजें शामिल हैं। अच्छा, तो ये भावनाओं वाला हिस्सा हुआ। हाँ, ये भावनाओं, यादों और कह सकते हैं कि जिंदा रहने की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको नियंत्रित करता है। और जो अभिभावक है वो है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का अगला विकसित हिस्सा। बिल्कुल, जो तर्क, योजना और अनुशासन के लिए जिम्मेदार है। तो आज हम पहले इस बच्चे के 3 मुख्य व्यवहारों को समझेंगे और फिर उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इसका एक बेहतर अभिभावक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस दिमागी बच्चे का पहला और सबसे बड़ा नखरा क्या है? पहला है जिसे हमारे स्रोत कहते हैं कि उसे सब कुछ अभी चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसे भविष्य के बड़े फायदों से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस उस पल का मजा या आराम चाहिए। ये तो बहुत सच है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का एक डिफॉल्ट फंक्शन है। लिम्बिक सिस्टम मतलब हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना आदिम हिस्सा है। अच्छा। ये तब विकसित हुआ था जब इंसानों को तुरंत फैसले लेने होते थे। सामने खतरा है तो भागो, खाना दिखा तो खाओ। इसे 10 साल बाद के रिटायरमेंट प्लान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एक ही लक्ष्य है। हाँ, इसका एकमात्र लक्ष्य है तत्काल आराम पाओ और तत्काल दर्द से बचो। मुझे याद है, मुझे एक जरूरी रिपोर्ट लिखनी थी और मैंने उसे टालने के लिए अपना पूरा कमरा साफ कर दिया था, अलमारी तक जमा दी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उस वक्त मेरा बच्चे जैसा मन पूरी तरह से हावी था। रिपोर्ट लिखना एक मुश्किल काम था, मतलब तत्काल दर्द, और कमरा साफ करना आसान था, जिसमें तुरंत कुछ पूरा होने का एहसास मिलता है, यानी तत्काल आराम। सही कहा। मेरा समझदार दिमाग जानता था कि रिपोर्ट ज्यादा जरूरी है, पर बच्चे ने जीत हासिल कर ली। आपका दिमाग असल में आपको मुश्किल काम के तनाव से बचाकर आराम दे रहा था। वो बच्चा बस अपनी सुरक्षा चाहता है, उसे भविष्य की समय सीमा की चिंता नहीं है, वो बस उस पल के तनाव से बचना चाहता है। अच्छा, तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस बच्चे का दूसरा व्यवहार है कि ये बहुत जल्दी डर जाता है। डर। स्रोत में एक बेहतरीन तुलना की गई है। जैसे एक बच्चा अंधेरे या किसी अजनबी से डरता है, वैसे ही हमारा मन और खासकर उसका एमिगडाला वाला हिस्सा हर नई या चुनौतीपूर्ण स्थिति को एक खतरे के रूप में देखता है। बिल्कुल। एमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम या कह लीजिए चौकीदार है। इसका काम हमें संभावित खतरों से बचाना है। पर समस्या तो ये है कि ये असली और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए चाहे सामने एक शेर खड़ा हो या आपको मंच पर जाकर बोलना हो, एमिगडाला के लिए दोनों ही खतरे की घंटी हैं। अरे वाह! दोनों ही स्थितियों में वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा ये सर्वाइवल सिस्टम आज की आधुनिक दुनिया के लिए पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। ये एक पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जो आज के सामाजिक खतरों को भी जानलेवा समझ लेता है। जैसे नौकरी बदलने का डर। हाँ, या किसी से अपनी बात कहने का डर या फेल होने का डर। और दिलचस्प बात यह है कि एमिगडाला सिर्फ डर के लिए नहीं है, ये तीव्र सकारात्मक भावनाओं को भी प्रोसेस करता है। अच्छा। हाँ, यही वजह है कि जब हम बहुत ज्यादा उत्साहित या खुश होते हैं, तब भी हम आवेगी फैसले ले सकते हैं। जैसे खुशी खुशी में कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी जरूरत ना हो। ये भावनाओं का पावर हाउस है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और इसी डर के वजह से हम अपनी सुरक्षित दुनिया,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, मन बहाने बनाता है। अरे बहुत मुश्किल है, क्या होगा अगर हम फेल हो गए, या अभी सही समय नहीं है। ये सब उस डरे हुए बच्चे की आवाज है जो बस सुरक्षित रहना चाहता है। और ये डर सिर्फ बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। जिम जाने से पहले आलस आना, कोई जरूरी फोन कॉल को टालना, ये सब उसी डर के छोटे छोटे रूप हैं। तो मन किसी भी तरह के बदलाव को एक खतरे की तरह देखता है। हाँ, किसी भी बदलाव या अनिश्चितता को। हाँ, और हमें उससे दूर रखने की कोशिश करता है। तो अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इन दोनों को जोड़ता है। इस मन रूपी बच्चे को अनुशासन और मार्गदर्शन की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। स्रोत में बच्चे और अभिभावक का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया है। सोचिए, अगर आप एक 5 साल के बच्चे को अकेला छोड़ दें तो वो क्या करेगा? वो शायद सारा दिन टीवी देखेगा, सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट मांगेगा। बिल्कुल, वो कभी खुद से स्कूल का काम नहीं करेगा या सब्जियां नहीं खाएगा। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक अभिभावक की जरूरत होती है, जो उसे प्यार से, कभी-कभी थोड़ी सख्ती से, सही और गलत का फर्क समझाए। और हमारे दिमाग में भी ठीक यही होता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम वो बच्चा है जो सिर्फ मजा चाहता है और दर्द से बचता है। और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो अभिभावक है जो दूर की सोचता है। हमारा काम इस समझदार हिस्से का इस्तेमाल करके अपने मन रूपी बच्चे को संभालना है, उसे दिशा देनी है। अगर हम सिर्फ मन की सुनेंगे तो हम कभी भी मुश्किल लेकिन जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। सही कहा। और अनुशासन का मतलब मन को दबाना या कुचलना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। ये सब समझना तो ठीक है, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इस जानकारी का हम रोजमर्रा की जिंदगी में करें क्या? मतलब इसे एक थ्योरी से प्रैक्टिस में कैसे लाएं? अगर हमारा मन एक बच्चा है तो हम एक अच्छे अभिभावक कैसे बने? ये सबसे जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें इसके लिए बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताते हैं। पहला और सबसे बुनियादी तरीका है झिड़के नहीं, संवाद करें, सेल्फ टॉक। हाँ, सेल्फ टॉक। सोचिए, जब एक बच्चा डर कर रोता है तो एक अच्छा अभिभावक क्या करता है? वो उस पर चिल्लाता नहीं है। नहीं, वो उसे गले लगाकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बिल्कुल, लेकिन हम तो इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो हम खुद पर चिल्लाते हैं, मैं कितनी आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। स्रोत कहता है कि ऐसा करने से मन और ज्यादा विद्रोही हो जाता है, ठीक एक बच्चे की तरह। हाँ, जिस बच्चे को ज्यादा डांट पड़ती है वो या तो डरपोक बन जाता है या जिद्दी। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब हम खुद पर गुस्सा करते हैं या खुद को कोसते हैं तो हम अपने एमिगडाला यानी डर वाले केंद्र को और सक्रिय कर देते हैं। अच्छा, तो इससे तनाव बढ़ता है? हाँ, इससे तनाव बढ़ता है और हमारे समझदार दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब हम खुद से शांत और सकारात्मक तरीके से बात करते हैं, जैसे स्रोत में बताया गया है, मुझे पता है तुम्हें ये काम करने में डर लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम ये मिलकर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इससे एमिगडाला शांत होता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नियंत्रण लेने का मौका देता है। ये खुद के साथ सहानुभूति रखने जैसा है। तो प्यार से बात करना पहला कदम है, लेकिन कभी-कभी बच्चे को सिर्फ बातों से नहीं, किसी लालच से भी मनाना पड़ता है। क्या हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा कुछ काम करता है? हाँ, बिल्कुल। और यही हमारी दूसरी तकनीक है, रिश्वत दें या कहें एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। रिवॉर्ड सिस्टम? जैसे बच्चे को होमवर्क करने के बदले टॉफी या खेलने का समय मिलता है, वैसे ही अपने दिमाग को भी लालच दें। जैसे अगर मैंने आज 1 घंटा पढ़ाई की तो मैं 10 मिनट अपने पसंदीदा वीडियो देखूंगा। या अगर मैंने आज जिम का वर्कआउट पूरा कर लिया तो मैं अपना पसंदीदा गाना सुनूंगा। हाँ, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? क्या हम अपने दिमाग को हमेशा बाहरी इनामों का आदी नहीं बना रहे? ये एक बहुत ही वैध चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग हर काम के लिए इनाम मांगने लगे। देखिए, यहाँ पे समझदारी दिखानी पड़ती है। शुरुआत में नई और मुश्किल आदतें बनाने के लिए बाहरी इनाम बहुत असरदार होते हैं। ये डोपामीन हार्मोन का एक बहुत ही स्मार्ट उपयोग है। अच्छा, डोपामीन। हाँ, जब हम किसी मुश्किल काम को किसी सुखद गतिविधि से जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग उस मुश्किल काम को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। लेकिन आपका सवाल सही है, लंबे समय के लिए इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को मजबूत करे, ना कि कमजोर। जैसे जिम जाने के बाद इनाम में केक खाना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। बेहतर इनाम हो सकता है गर्म पानी से नहाना या अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना। ठीक है। और धीरे धीरे जब वो आदत बन जाती है ना, तो वो काम खुद ही एक इनाम लगने लगता है और बाहरी इनाम की जरूरत कम हो जाती है। समझ गई। तो पहले संवाद और फिर इनाम। और तीसरा तरीका क्या है? क्या ये किसी तरह की ट्रेनिंग से जुड़ा है? हाँ,
तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है नियमित ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग। हमारे स्रोत बताते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन इस मन रूपी बच्चे को एक जगह शांत बैठना सिखाने की ट्रेनिंग है। सोचिए, एक बच्चा जो हर वक्त इधर उधर भागता रहता है, उसे एक जगह बिठाना कितना मुश्किल होता है। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है, हमेशा विचारों में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो ध्यान एक तरह से मन के लिए जिम जाने जैसा है। बिल्कुल सही। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को बार बार एक ही चीज पर वापस लाते हैं, चाहे वो हमारी सांस हो या कोई मंत्र। हर बार जब मन भटकता है और हम उसे बिना गुस्सा किए प्यार से वापस खींच कर लाते हैं, तो हम असल में अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। अरे, ये तो सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध से ये भी पता चलता है कि सिर्फ 8 हफ्तों के नियमित ध्यान अभ्यास से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ सकता है। मतलब आप सचमुच अपने अभिभावक को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। एग्जैक्टली। जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही बेहतर हमारा अभिभावक हमारे बच्चे को नियंत्रित कर पाता है। तो ये 3 तकनीकें हुई। खुद से प्यार से बात करना, उसे सोच समझकर इनाम देना और उसे ध्यान के जरिए प्रशिक्षित करना। लेकिन अब एक ऐसा तथ्य है जो इन सब बातों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। हमारे स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का समझदार अभिभावक वाला हिस्सा, वो 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित ही नहीं होता है। ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों में उनके दिमाग का बच्चे वाला हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम उनके अभिभावक वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर ज्यादा हावी रहता है। अभिभावक अभी पूरी तरह से ताकतवर नहीं हुआ है। और यही कारण है कि किशोर और युवा अक्सर ज्यादा आवेगी होते हैं। इंपल्सिव होते हैं, ज्यादा जोखिम उठाते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। बिल्कुल। ये जानकर मुझे अपने टीनेज के दिनों की बहुत सी बेवकूफियां समझ आ रही हैं। मुझे याद है एक बार मैंने और मेरे दोस्तों ने सिर्फ इसलिए एक बहुत ऊंची दीवार से छलांग लगा दी थी क्योंकि किसी ने कह दिया था कि तुम नहीं कर सकते। उस वक्त दूर के परिणाम सोचने वाला दिमाग तो शायद सो रहा था। इसका मतलब है कि ये सिर्फ व्यवहार का मामला नहीं है, ये दिमागी विकास का एक प्राकृतिक चरण है। सही कहा। वो जो कहते हैं ना कि उम्र के साथ समझदारी आती है, उसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। और इस तथ्य का महत्व बहुत गहरा है। ये हमें न सिर्फ खुद के प्रति बल्कि दूसरों, खासकर युवाओं के प्रति अधिक सहानुभूति रखने में मदद कर सकता है। सही बात है। जब हम किसी युवा को आवेगी व्यवहार करते देखते हैं तो ये समझने में मदद मिलती है कि उनका अभिभावक अभी भी ट्रेनिंग मोड में है और पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है। ये किसी की गलती नहीं बल्कि विकास की एक प्रक्रिया है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि हमारे दिमाग के अंदर एक सहज संघर्ष लगातार चलता रहता है। एक आवेगी, डरपोक और मजा चाहने वाले बच्चे के बीच जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, और एक तार्किक, समझदार और दूर की सोचने वाले अभिभावक के बीच जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। बिल्कुल। और मुख्य संदेश ये है कि सफलता इस बच्चे से लड़ने, उसे दबाने या उससे नफरत करने में नहीं है, बल्कि सफलता उसे एक अच्छे अभिभावक की तरह प्यार, संवाद, पुरस्कार और प्रशिक्षण के साथ संभालने में है। जैसे एक अच्छा अभिभावक बच्चे की भावनाओं को समझता है, उसकी जरूरतों को सुनता है, लेकिन उसे हमेशा उसकी मनमानी नहीं करने देता, वैसे ही हमें भी अपने मन की भावनाओं को स्वीकार करना है, लेकिन नियंत्रण अपने समझदार हिस्से के हाथ में रखना है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अपने मन को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बच्चे की तरह देखना जिसे मार्गदर्शन की जरूरत है, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। यह आत्मालोचना को आत्मकरुणा में बदल देता है। तो मैं आज की इस बातचीत को श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। अगली बार जब किसी अच्छी आदत को अपनाने में संघर्ष हो या कोई जरूरी काम टालने का मन करे, तो खुद से ये पूछने के बजाय कि मुझ में क्या खराबी है या मैं इतना आलसी क्यों हूं, शायद ये पूछना ज्यादा मददगार हो सकता है। मेरे मन के अंदर बैठे इस बच्चे को इस समय सुरक्षित, प्रेरित और सहयोगी महसूस कराने के लिए किस चीज की जरूरत है? उसे क्या चाहिए? थोड़ी हमदर्दी, एक छोटा सा इनाम या बस थोड़ा सा धैर्य?